इससे ज़्यादा नहीं बुलाया कोई। अरे ज़्यादा ज़्यादा कम कर रहे हो भाई, इतना कम भी नहीं, थोड़ी दूरी बना के रखो। कुर्सियाँ वहीं रहने दो, बस उस पर पिछली छोड़ के आगे आ सकते हैं, कुर्सी जहाँ रखे वहीं ठीक है। तो मित्रों शुरू करें। पहला विषय तो यह है कि जो आप लोगों की उत्सुकता थी वो आज खत्म कर दी हमने, हैं? यानी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अब तो अभी अपने स्थान पर जहाँ कहीं होंगे उनको कौन सा पता था, उनको कौन सा पता था कि भी ये सब होगा और मुझे चंडीगढ़ होना है। वो आज झज्जर थे, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई, तो अभी जैसा कार्यक्रम आगे बनेगा वैसा देखेंगे। आज जिस विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने का मन हुआ है वो ये है कि हमारा एक पिछले 6 वर्ष का अनुभव ये है, कुछ नए नए विषय और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बातें करने का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। कुछ अभ्यास ऐसा बन गया शुरू में कि कुछ चीज़ें हमने ठीक करनी है, पुराने ढर्रे पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे कोई समाज के विभिन्न वर्गों का भला नहीं हो रहा। तो हमने पिछले 6 वर्षों में लगातार नए नए प्रयोग किए और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उसमें से अधिकांश इतने सफल गए हैं कि जनता ने उनको सराहा है। कई बार तो अनिश्चितता होती है ना, जो अनिश्चितता होती है उसमें लोगों को थोड़ा डर सा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो उसके पीछे जिसका दिमाग चलता है, जो उसको फॉर्मेशन में लाता है, उसका अपना एक विश्वास होता है। हमारा विश्वास है, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो और चाहे हम प्रदेश में काम करते हैं, जितने नए काम किए उसमें सब में हमको लाभ मिला। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान था, चाहे गुड गवर्नेंस के नाते से हमने नए नए प्रयोग किए, और चाहे आज भी हम कर रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने शुरू किया। अभी हम परिवार पहचान पत्र की नए विषय को लेकर के आ रहे हैं। हम पारदर्शिता के नाते से नौकरियों का हमने मेरिट के ऊपर किया, ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसफर पॉलिसी हम लेकर के आए, जो समाज जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। केंद्र सरकार जीएसटी लेकर के आई, नोटबंदी की, उसका भी कुछ आलोचना होती रही होगी भले ही, लेकिन काला धन उसमें से काफ़ी बाहर निकल करके आया। इसी प्रकार जो भी नए प्रयोग किए उन सब का लाभ हमको हुआ है। अब एक विषय जिसकी चर्चा मैं करूँगा वो है किसानों की फसल और किसानों का व्यवहार, उनकी आय को बढ़ाना। इसके लिए नए नए जो कार्यक्रम आ रहे हैं, नए ऑर्डिनेंस भी जारी हो रहे हैं। उसमें 2 ऑर्डिनेंस की बहुत बड़ी चर्चा अब सारे देश भर में है, क्योंकि हमें पता है कि ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये किसान के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, किसान के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान का जिस प्रकार का आज लेवल है हमारा, उसको बहकाने के लिए कुछ लोग बहका देते हैं, तो बहकावे में शुरू में थोड़ी देर को आ ही जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब लाभ मिलता है तब उनको लगता है कि ये तो चीज़ ही कुछ और थी। जैसे इस बार कोविड में मंडियों का हमने इस प्रकार से एक खरीद केंद्रों की जो संख्या बढ़ाई, गेहूं के 450 खरीद केंद्र थे, हमने 1800 किए। सरसों के 100 के लगभग थे तो हमने 250 किए। पेमेंट सीधी किसान के खाते में कैसे जाए, थोड़ा आड़तियों के साथ बातचीत भी करनी पड़ी, कुछ उनकी नाराज़गी भी उठानी पड़ी, बैंकों से बात करनी पड़ी। थोड़ा पेमेंट में जहां 3 दिन में 4 दिन में मिल जानी चाहिए पेमेंट, उसमें 10-10 12-12 दिन भी लगे, क्योंकि पहली बार का प्रोसेस था। उन सब अड़चनों को दूर किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफर सब हो रहे थे। लेकिन आज किसान प्रसन्न है कि कभी उसने
लाखों रुपया फसल बिकते ही अपने खाते में नहीं देखे थे। जो कुछ जाता था वो आड़ती के खाते में जाता था। उसको ये नहीं पता होता था मैंने कितने पैसे पहले के देने हैं, कितने में कट जाएंगे, कितना उसके ऊपर ब्याज कट जाएगा, और कितना आगे के लिए भी मेरा पैसा वहाँ रख लिया जाएगा, भी आगे तुझे जब जरूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे लेते रहना। दिखाया तो ये जाता था ये सब किसान की मर्जी से, लेकिन हमको पता है कि वो किसान की मर्जी से नहीं होता था, उसका तो एक दबाव होता था। उसमें से बहुत बड़ा एक जो अंश है उसके उत्पाद का वो उसमें निकल जाता था। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी 2 जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार, वो खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से, यानी उस जमीन को, उस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो सब मिल करके 10-20 फार्मर मिल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसको वहीं वो खरीदार जो है उसके घर से आकर के ले जाएगा। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उससे बचती है। हाँ, इसमें से जो फसल है उस फसल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्था की जाएंगी कि जो उस फसल की क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये करेंगे और उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के आधार के ऊपर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो कोई भी उस क्वालिटी का जो माल है वो किसी भी भाव से खरीद सकता है, कोई उसका फिक्स रेट नहीं रहेगा। विषय आया जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी किसानों के अंदर उस बात को हवा दी जा रही है कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो एग्रीमेंट होंगे वो एमएसपी या इससे ऊपर होंगे, एमएसपी जारी रहेगा। अगर किसी फसल का कोई खरीदार नहीं आता है, जो 17 फसलों के एमएसपी लागू किए हुए हैं, उस एमएसपी पर मंडी में तो खरीद होगी ही होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन अभी तो हर एक किसान की मजबूरी है कि केवल मंडी में ही ले जा सकता है और मंडी का जो आड़ती है केवल वही लाइसेंसधारी है, वही उसी के माध्यम से चीज बेची जाएगी। अब किसान कहीं भी बेच सकता है, वो अंतर्राज्यीय बाजार में बेच सकता है, वो अपने प्रदेश में बेच सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यानी उसके ऊपर ये बंधन भी अब खत्म हो गए हैं। तो अगर उसको लाभ ज्यादा मिलता है एमएसपी से भी, तो अपने घर बैठे कहीं भी वो बेच सकता है। और चूंकि अब अलग अलग प्रदेश में फसलें अलग अलग प्रकार से होती हैं, कोई फसल कहीं बहुलता हो गई तो वहां बहुलता वाले प्रदेश के अंदर तो खरीदार मिलते नहीं, घाटे में चीज चली जाएगी। कभी हमने एमएसपी में मानो लेट शुरू कर दिया खरीदना, तो उसके पहले, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि केवल उसी मंडी में ले जाके बेचेगा, मंडी में लिमिटेड
आड़ती होंगे, लिमिटेड खरीदार होंगे, उसकी फसल उस समय तक नहीं बिकती जब तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। अब वो बाहर जो है किसी भी जगह का व्यापारी उसकी चीज सारे देश भर का वो खरीद सकता है। ई नैम मार्केटिंग जो व्यवस्था की है, सब मार्केट्स को, मंडियों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। मंडियां तो आपस में ई नैम के माध्यम से करेंगी, लेकिन उसके बाहर भी एग्रीमेंट अपने आप भी ऑनलाइन कोई किसी प्रकार से कर सकता है। ये इसका मुख्य रूप से ई नैम, ई क्या है, नैम से क्या बनता है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और इसमें एक जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट की धाराएं भी कुछ कम की जा रही हैं। पहले उसमें हर एक फसल के ऊपर यह था कि कोई व्यापारी इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अब उसको भी छूट दी जा रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी खरीदता है, उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट महंगा होगा, तो उस महंगे रेट का अगर होर्डिंग वाले को फायदा होगा तो किसान भी अगर स्टोर करता है, किसान को भी ये स्थिति बन सकती है कि वो अपना माल, जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही खेत में अगर आज है तो कल उसने मंडी में लेके आना है। अगर किसान अपनी व्यवस्थाएं वेयर हाउसिंग के माध्यम से, क्योंकि बड़े लेवल पर वेयर हाउसिंग, बड़े लेवल पर कोल्ड स्टोरेज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर की जाएंगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन चीजों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखा गया है। उस 1 लाख करोड़ रुपए में मानो यही आधुनिक प्रकार की कुछ मंडियां बनाई जा सकती हैं, वेयर हाउसिंग बनाए जा सकते हैं, ड्रायर यूनिट लगाए जा सकते हैं, और कृषि से संबंधित क्या क्या चीजें होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौशल जी? इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रोच भी होगी सर, अप्रोच रोड्स, मंडी भी होगी। मंडियां तो जैसे पहले हैं बनी हुई, लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। कोई भी किसान वेयर हाउसिंग में अपना जाके सामान रख सकता है, जब चाहे साल भर में बेचेगा। उसके बदले में अगर उसको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो उस सामान को बैंक के माध्यम से उसका एडवांस ये ले सकता था कि उसका पैसा उसको मिल जाए, एक पार्शल उसको पेमेंट हो जाए, उसका काम ना रुके। एक प्रकार से ये कहा जाए कि किसान को भी व्यापार करने की ओर आगे बढ़ाने के लिए सुनहरी अवसर है। किसान अपना व्यापार खुद अपनी प्रोडक्ट का ये करे, ये इसमें से इस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के घरानों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण, इसके नाम से यह अध्यादेश। अब आपके माध्यम से इसलिए आज कहने की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ लोगों ने थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाई हुई है, खास करके हरियाणा पंजाब में, कि नहीं इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। तो अगर हम किसान के इंटरेस्ट में ये बातें हैं, ये किसान को पता लगती हैं, तो किसान को लगेगा एक अच्छी नई चीज हमारे लिए आई है। और उस विरोध के कारण से अगर कहीं इस अध्यादेश की खिलाफत होती है तो नुकसान किसान का होगा, इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा। बाकी सिस्टम तो अपने सब चल ही रहे हैं। ऐसे आदान प्रदान में जो एग्रीमेंट होंगे, उसके अंदर कहीं भी उसकी जो जमीन है उसके लिए उसका विक्रय या पट्टा या गिरवी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट पैसे के लेन देन के भी होंगे कि हमारे लिए 20 एकड़ आप लोग इस फसल की बुआई करो, कोई एक एग्रीमेंट कर सकता है। व्यापारी या जो फूड प्रोसेसिंग का आदमी, उसको टमाटर चाहिए तो 50 एकड़ टमाटर बिकवाने के लिए हो सकता है, उसको एडवांस करें। तो एडवांस अगर करेगा तो उस एडवांस में उसकी जमीन का पट्टा, गिरवी, बिक्री ये नहीं कर सकेगा। केवल जो उसका प्रोड्यूस होना है, उस प्रोड्यूस के बदले में वो उसको एडवांस करेगा, और जो उसका प्रोड्यूस बिकेगा उसमें से एडवांस काट करके बाकी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी। और इसमें आड़ती भी यदि इस प्रोसेस में आकर के एक व्यापारी के नाते जो एग्रीमेंट फूड प्रोसेसिंग के नाते से करना है, वो भी खरीदार बन करके एग्रीमेंट कर सकता है। और खरीदार बन करके कैसे करेगा, तो जिस भाव में करेगा एग्रीमेंट, उस भाव से उसका सामान लेगा
और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से उनके पैसे का लेन देन होगा, वो उसकी फसल का खरीदार बन करके उठा के अपना स्टोर करेगा। यानी कमीशंस और आड़त और एक प्रकार का ये जो किसान के ऊपर पड़ने वाला बोझ, ये कम हो जाएगा। इसमें एक विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार को या मार्केटिंग बोर्ड को मिलने वाला रेवेन्यू वो भी प्रभावित होगा हमारा। मंडियों से बाहर जो रेवेन्यू है वो एज इट इज बचा रहेगा। ऑनलाइन की बात मैंने कह दी, सब सर्टिफिकेशन की बात हो गई। किसान को जो बड़ा लाभ होने वाला है, आज वो परंपरागत फसलों के उसमें ही लगा हुआ है कि जैसे हरियाणा में एक निश्चित फसलें हैं, धान बोना है, अब जीरी लगानी है, अब गन्ना है या कपास है, एक 5-6 फसलें ट्रेडिशनल फसलें हैं। लेकिन मांग के हिसाब से अगर हमारी जमीन उन फसलों का उत्पादन कर सकती है जिस फसल का सारे देश भर में जरूरत है, तो सामने खरीदार के साथ एग्रीमेंट करते हुए उन फसलों पर जाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन की जो चॉइस है वो किसान को ज्यादा हो जाएगी। और डाइवर्सिफिकेशन तभी करेगा किसान जिस फसल के लिए उसको कीमत ज्यादा मिलेगी। किसान की फसल कौन सी ज्यादा होगी, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और इन सारे विषयों से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग या हमारा जो कृषि विभाग में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जिम्मे यह रहेगा कि किसान का जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से उसकी भूमि की जो उपयोगिता है उसके हिसाब से फसलें उसको बताई जाएंगी। तुम्हारे इस जमीन में ये फसलें हो सकती हैं, क्योंकि आज किसान को उन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है। अब हम सबको सॉइल हेल्थ कार्ड ये देने जा रहे हैं। अभी तक 2.5 एकड़ के एक पैच का, यानी 1 हेक्टेयर के पैच का एक सॉइल हेल्थ कार्ड का नमूना 3 साल के लिए लिया जाता है। हम उसका प्रावधान कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी सोच रही है कि उसको 1 एकड़ कर दिया जाए, अर्थात और उसका छोटा एरिया करके उसके पैच लेकर के और सर्टिफिकेशन उसकी की जाए। और ये सर्टिफिकेशन, ये जो उसका पैरामीटर्स क्या हैं उसके जमीन के, इसको अब हम उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करने वाले हैं। जैसा हम हर एक जमीन, पूरी जमीन का, हर एक एरिया का डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कर रहे हैं, और उसमें हर एक एकड़ के सामने लिखा होगा कि इसकी और हर एक किसान को वहीं अपने गांव में आसपास जहाँ कॉलेज स्कूल है वहाँ उसकी लैब टेस्टिंग के माध्यम से जमीन की क्वालिटी पता लग जाए, उसका एक सर्टिफिकेशन कॉलेज भी दे सकेगा। क्योंकि बहुत सिंपल है सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग, बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट कर सकता है ऐसा नहीं है।
उनका पहले 8 रुपये 8.5 रुपये जो इंडस्ट्रियल रेट लगता था उसकी बजाय अब 4 रुपये 75 पैसे लगेगा, ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़े। हमने जो अपने इंडस्ट्री के नाते से 22 के 22 जिलों में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें अधिकांश जगह पर एग्रो इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर ही बनाए हैं, ताकि बड़ी इंडस्ट्री, अब जो नए नौजवान अपनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री खोलें वो एग्रो इंडस्ट्री में जाएं, खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ें, उसकी प्रोसेसिंग में जाएं। किसानों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड, ये भी शायद विषय पहले आ गया था, वो हमने शुरू किया है। उसमें अभी तक 1,40,000 किसानों ने फॉर्म भर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो ये लेटेस्ट 1,40,000 का आंकड़ा है। जो नई हमारी एप्पल मंडी है गन्नौर की, उसका प्रोसेस चालू हो गया है। कल उसका जो कंसल्टेंट है उसका टेंडर है, एप्पल मंडी, हाँ एप्पल मंडी, हाँ एक KPMG किसका हो गया, हाँ KPMG कंसल्टेंट जो है वो कल फाइनल कर दिया है, अब उस पर काम करना शुरू किया। हाँ जी, ट्रांजैक्शन एडवाइज़र तो फाइनल हो गया है टेंडर में गन्नौर की, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर। हाँ, और एक मंडी जो है एप्पल मंडी वो बनेगी पिंजौर में, पिंजौर की मंडी का भी प्रोसेस चालू कर दिया है। एक विषय और, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग कुछ एंटरप्रेन्योर्स को नया काम करने का अवसर मिले तो एक नए ब्रांड से कुछ एडिबल ऐसी प्रोसेस्ड चीज़ें इकट्ठी बना करके एक वेयर हाउसन से डिस्ट्रीब्यूट करके गांव-गांव में, बड़े शहरों में रिटेल काउंटर सेल के ये चलाएं, तो ऐसे 2000 नए काउंटर खोलने की ऐसी प्रोसेस हमारी फाइनल हो गई है। उस प्रोसेस को लॉन्च करेंगे तो ऐसे लोगों से एप्लीकेशन लेंगे जो इसमें काम करना चाहते हैं। उसके अंदर गांव का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान अपने ही गांव में या शहर का अपने ही शहर में वो करेगा, उससे जो ज़मीन उपलब्ध करा सकता है उससे ले लेंगे, वो नहीं उपलब्ध करा सकता तो हम सरकारी ज़मीन के ऊपर उसको कोई ना कोई काउंटर बनाने के लिए उसका व्यवस्था करेंगे और एक मिनिमम आय उसकी वो गारंटी करेंगे। उससे ऊपर अगर आय होगी तो वो कमीशन बेस्ड उसकी आय होगी, वीटा की तरह कह लें। तो वीटा तो एक आइटम है, यानी दूध की आइटम है, लेकिन उसमें कई प्रकार की आइटम्स रखी जाएंगी। जैसे दूध की बनी आइटम होंगी, उसमें वीटा के साथ हम आसपास के स्टेट्स के भी उसमें आइटम रखेंगे, अमूल का भी रखेंगे, विरका का भी रखेंगे, APMC का हिमाचल का जूस है वो भी रखेंगे। कोई हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसका सर्टिफिकेशन करा करके उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हुए, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सी आइटम्स बनाती हैं, उनको जो सील्ड होंगे और एक क्वालिटी टाइप होंगे। हाँ, सेल काउंटर खाने पीने की एडिबल नहीं, वो जो सरकारी सामान यानी उसको तय तो हमारा डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन तयशुदा चीज़ें ही बेचेगा और नहीं बेचेगा। उसमें हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें वो होंगी, बाकी स्टेट्स की जुड़ी भी होंगी, पब्लिक से भी कुछ चीज़ें अगर होंगी जो खास करके हाउस होल्ड टाइप इंडस्ट्री बनाती है वो भी होगी, जो आम जनता के काम में आती है, गरीब जनता के काम में आती है, गांव में काम में आती है, ऐसी चीज़ें। अभी नाम उसका हरित नाम आ रहा है कि हरित ब्रांड से नाम उसका करें, लेकिन चलिए आप लिख लें बेशक इसको टाइम से पहले बता दिया। हाँ, पानी भी उसमें होगा। पानी का जो हम अपना नया ब्रांड लेकर के आएंगे वो भी हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहा है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक सेल काउंटर है, जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही है, हैफेड भी, लेकिन हैफेड अपने वहाँ केवल हैफेड की चीज़ें बेचते हैं। ऐसे काउंटर पर वो हैफेड के तो थोड़े बहुत काउंटर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सारे प्रदेश में कितने होंगे, 20-30 होंगे, लेकिन ये 2000 काउंटर होंगे। इनमें ऐसी सब चीज़ें, हैफेड की भी चीज़ें उस पर रखी जाएंगी। ये कमजोर
जैसे बीटा के पैरेलल एक और अगर मान लीजिए आउटलेट खुलता है आप जिसका टेस्ट जैसा है कंपटीशन आएगा। अगर वेरका अच्छा लगेगा तो वीटा वालों को सोचना पड़ेगा, अमूल अच्छा लगेगा तो सबको सोचना पड़ेगा। देखिए कोऑपरेटिव 2000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि रोजगार का, और फिर कम कीमत पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है लोगों से परचेज बाइंग जो एक होती है ना, हर आदमी अपनी बाइंग इतना छोटा आदमी नहीं कर सकता। एक गांव का कोई भी आदमी वो बाइंग के लिए बड़ी कंपनी से जाकर बाइंग नहीं कर सकता, वो किसी होलसेलर से लाएगा। वो जो मार्जिन होते हैं बहुत बड़े बड़े मार्जिन होते हैं। सरकारी तौर पर जब चीज़ों को इकट्ठा करके और उसको सप्लाई किया जाएगा तो एक सप्लाई चेन बनेगी। तो हमारा कॉर्पोरेशन का इसलिए इसमें योगदान आता है हाँ, कि वो सस्ती चीज़ें, हाँ उनको चीज़ें वही होंगी लेकिन चीज़ों को बार्गेन कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट करेगा। सुपर बाजार का नया रूप कह सकते हैं, गांव शहर सब में। ये कब तक 15 अगस्त को कर रही है, 1 नवंबर से कर रही है? चल रही है जी जनाब, जल्दी बताएंगे। लेकिन इसको हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो इसको टेकअप करेगा, उसके तत्वाधान में चलेगा। वो पानी कब तक आ जाएगा जी मार्केट में? चल रही सारी चीज़ें। अभी तो प्लान आपको बताया कि ये हम जल्दी खोलने जा रहे हैं, और जब इसकी लॉन्चिंग की डेट आएगी वो भी आपको बताएंगे। सीएम साहब एक मेजर कंसर्न ये है कि कोविड-19 जो है वो कहीं ना कहीं जो सामने आ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हालातों में हरियाणा प्रदेश की ओर से क्या कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है पहले जो लिए गए हैं और आने वाले समय के लिए क्या कुछ तैयार है? देखिए जहाँ तक कोविड की बात है, अब लेटेस्ट मैं आज आपको बताता हूँ, हमारी जो सारी स्थिति है बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं समझता हूँ। पिछले दिनों में एक बार तो थोड़ी ऊंची हो गई थी चीज़ें, लेकिन अब काफ़ी कुछ ठीक दिशा में आ रही हैं। क्योंकि उसका जो हमारा पॉजिटिव ये जो हमारा रिकवरी रेट है, ये रिकवरी रेट अब 75.48 हो गया। जो एक बार 30-32% पर चला गया था रिकवरी रेट, अब 75% हो गया। ठीक है, कुछ स्टेट्स 2-3-4 स्टेट्स इससे ज़्यादा ऊपर भी हैं, 80% तक भी गया है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट अच्छा हो गया है। मोर्टेलिटी रेट जो है आइडियल तो 1 से नीचे आना चाहिए, अभी 1.32 है। जो 1.89 हो गया था, 1.9 हो गया था। टेस्टिंग में मात्र 100, 110, 120 इतने ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। जितना टेस्टिंग ज़्यादा होगा उतना एक बार तो ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पॉजिटिव नहीं है। तो किसी को तकलीफ ना आए, हम यहाँ भी बैठे हैं तो सब अपने आप में मस्ती में काम कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट हो जाए सबका तो पता लगे। इसलिए टेस्टिंग की स्पीड। विचार ये चल रहा था पिछले दिनों में कि जो एनसीआर के इलाके हैं इनके बॉर्डर दोबारा सील या फिर इन इलाकों में कर्फ्यू की स्थिति, क्या इस पर सरकार विचार कर रही है? अगर है तो कब से ये जो है, क्योंकि दिल्ली को बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो एनसीआर के इलाकों में केसेस ज्यादा बहुत फैल रहे हैं। दोस्तों 850-900 पेशेंट तो कोई कर्फ्यू का है कि कोई लॉकडाउन का या कर्फ्यू का कोई? देखिए अभी हमने विचार किया है, चल रही है। क्योंकि एक बार चीजें अब सारी एक लाइन पर आई हैं, आज हम कर्फ्यू लगा करके फिर उस प्रकार का पैनिक क्रिएट करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अब कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिन लोकेशंस पर ही ये ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिला है, एक छोटे छोटे पॉकेट हैं उसमें,
और छोटे पॉकेट में कोई लॉकडाउन लगाने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ तो कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन, इस नाते से हमने इसको संज्ञा दी है कि ज़्यादा ज़्यादा स्क्रीनिंग हो, ज़्यादा वहाँ के लोगों को जो घर में रह करके और उसमें सामान उनका पहुँचाया जाए, उनको मास्क, उनको आयुर्वेद की चीज़ें पहुँचाई जाए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए ताकि वहाँ रुक जाए। अगर हम करते भी हैं तो जनता तो जो मानो कर पाएगा, जबकि जो दूसरे लोग हैं उसका भंडारण करके काला बाजार करेंगे। इसके अलावा जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू देने की बात की जा रही है। इसमें किसानों में ये डर है कि वो जो पेमेंट बैंक के थ्रू मिलेगी उसमें जो ब्याज है या कुछ और कटौती करने का बैंक को हो जाएगा। इस बात को लेकर के जाता है वो आज भी किसान को 0% है। 7% का ब्याज होता है, 7 में से 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसलिए उनको कोई ब्याज पड़ता नहीं है। हाँ, अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है फिर उसको ब्याज पड़ता है। आज वो क्या करता है कि पैसा तो उसका आड़ती रोक के रखता है, उसका बैंक में पैसा जाता नहीं है, बैंक में डिफॉल्टर चला जाता है। अगर वो बैंक के माध्यम से रोटेशन करेगा तो फिर उसको आड़ती के पास करने की जरूरत भी नहीं है। आड़ती को एक परेशानी तो होगी ही कि आज वो आड़ती 2 नंबर का काम करके और उसको पैसे बनाए रखता है, दिए रखता है। लेकिन अब हमने ये कह दिया कि जो एग्रीमेंट करेगा, अगर उसने पैसा एडवांस किया हुआ है तो उसका पैसा काट सकता है। हाँ, लेकिन वो बैंक के द्वारा ही एडवांस होगा, पारदर्शी होगा। किस आड़ती ने, किस व्यक्ति ने कितना पैसा किसान को दिया, यह पारदर्शी होगा। आज किसान के साथ सबसे बड़ी तकलीफ तो गरीब आदमी को सरकार दे रही है, और जिसने खरीदना है वो अपने सिस्टम से
उसका बिजली का बिल माफ किया जाए। तो कोई ऐसी योजना है कि बिजली का बिल आप आपने कमेटी बनाई हुई है, उसका क्या स्टैंड है? वो बातचीत करने के लिए उनको कहा था भी 3 लोग आपसे बातचीत कराएंगे। बातचीत क्या करें जब रेफर तो है नहीं तो नहीं, वो बातचीत तो उनसे करेंगे, बातचीत करने के बाद उनकी ओर से क्या विषय आएगा और हम क्या कर सकते हैं वो उनको बता देंगे। इसमें सर कहीं से ये बात भी निकल के आ रही है गेस्ट टीचर्स की तरह उनको भी टेस्ट करेंगे। देखिए, गेस्ट टीचर का विषय कुछ और था। गेस्ट टीचर का विषय नियुक्ति नहीं थी, वो किसी नियुक्ति को रद्द नहीं किया था। वो तो एक गेस्ट टीचर यानी